गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन तथा सम्राट अशोक के धर्म की। तो जहाँ पर मौर्य राजा एक महान व कुशल विजेता थे, वहाँ पर कुशल प्रबंधक भी थे। उन्होंने एक अच्छा शासन प्रबंध की व्यवस्था की कि आज भी उनमें से कुछ को हम फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जहाँ एक था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद अपने जो राज्य था उसको 4 भागों में बांटा हुआ था, जिसे हम प्रांत कहते हैं। आजकल स्टेट भी बोलते हैं ना, स्टेट व प्रांत। पहले 4 प्रांत थे, लेकिन जब सम्राट अशोक ने कलिंग को जीता तो फिर 5 प्रांत हो गए। प्रांत को आगे जिलों में बांटा हुआ था, जिलों को आगे गांवों में भी बांटा हुआ था। मतलब जिले का शासन प्रबंध अलग था और गांवों का प्रबंध अलग था। तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊंचा रैंक राजा का स्वयं का होता था, और राजा की आज्ञा ही कानून होती थी। राजा किसी को चाहे तो कठोर से कठोर दंड दे दे, चाहे तो उसकी सज़ा माफ़ कर दे। जब चाहे दिल करे किसी राजा के साथ युद्ध करे, दिल करे संधि करे, दिल करे कोई नया टैक्स लगा दे, दिल करे कोई टैक्स हटा दे। लेकिन हालांकि वो तानाशाह थे, लेकिन फिर भी जो मौर्य राजा थे वो तानाशाह वास्तव में नहीं थे। वो जनता के हितों को, जनता के फायदों को, जनता की भलाई को अपना परम कर्तव्य समझते थे, और वो अपने आप को प्रजा का सेवक समझते थे। तो इसलिए चाहे वो तानाशाह थे अपना किताबों के अनुसार, कि मतलब एक कार्यशैली के अनुसार, लेकिन वास्तविक रूप में वो जनता के सेवक ही थे। राजा के बाद जो सबसे मंत्रियों में प्रमुख थे वो थे प्रधानमंत्री। वो सारे मामलों में राजा को सलाह देते थे और सारे डिपार्टमेंट से कामों का निरीक्षण भी करते थे। उसके बाद आता पुरोहित। ये राज्य के पुजारी हुआ करते थे और धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देते थे। फिर सेनापति, ये सेना का हेड था। कब युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, कैसे युद्ध करना है या कैसे संधि करनी है, उसके बारे में राजा को सलाह देते थे, वो थे सेनापति जी। उसके बाद समाहर्ता, आज का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, कि सभी कर निर्धारित करने और आमदन तथा खर्च, आय व्यय का रिकॉर्ड रखना। फिर है दंडपाल, ये पुलिस के प्रमुख थे, हेड ऑफ पुलिस, और राज्य में शांति स्थापित करना इनकी ड्यूटी थी। फिर है दुर्गपाल। दुर्गपाल का कार्य होता था, जो किले होते दुर्ग, उनकी सुरक्षा तथा उनकी देखभाल। फिर अमात्य, ये न्याय मंत्री, जस्टिस मिनिस्टर फॉर जस्टिस। फिर कार्मांतिक, ये थे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। फिर दोवारिक, कार्मांतिक वो कारखानों की देखभाल करता था कि कारखानों में प्रोडक्ट्स जो है उनकी क्वालिटी ठीक हो, मजदूरों को सही वेतन मिले, समय पर वेतन मिले। और जो दोवारिक था वो गृह मंत्री था। और उसके बाद इनके लिए अधिकारी होते थे, जो सीनियर अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ बोलते थे, और सभी अधिकारी को नकद वेतन दिया जाता था, नकद तनख्वाह। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, प्रांतीय प्रशासन कि मौर्य राजाओं ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। तो पहला था मगध, ठीक है, फिर पश्चिमी प्रांत, फिर उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और फिर दक्षिणी प्रांत। जो मगध प्रांत था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जो पश्चिमी प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैन थी। जो उत्तरी पश्चिमी था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। और उसके बाद दक्षिणी प्रांत था उसकी स्वर्णगिरी थी। और जो कलिंग था उसको 5वां प्रांत बनाया, उसकी राजधानी तोशाली थी। जो प्रांत का हेड, जिसे हम आजकल गवर्नर या राज्यपाल बोलते हैं, तब उसे कुमार बोला करते थे। और कुमार की ड्यूटी होती थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, और उसको भी सलाह देने के लिए, उसके काम को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और अब प्रांतों की सहायता के लिए आगे उसको जिलों में बांटा हुआ था। जिले को जनपद बोलते थे, और इसका हेड, जैसे आज था जिले का डिप्टी कमिश्नर, उसे प्रादेशिक बोला करते थे, और ये जिले के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था।
इसकी सहायता के लिए दो, जैसे आज डीसी के लिए सहायता के लिए दो एडीसी होता है ना, दो एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार, डीडीपीओ, बीडीपीओ होते ना, तो उनके लिए थे दो, राजुक एवं नियुक्त। राजुक का काम था कृषि के लिए भूमि का सर्वेक्षण करना तथा लगान निर्धारित करना, और युक्त एक अधिकारी के रूप में काम करता, लेखाधिकारी, कि जो लगान आया उसका पूरा पूरा हिसाब किताब रखना। फिर है नगरों का प्रबंध। कुछ विशेष नगर थे जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला वगैरह, तो इनका प्रबंध अलग से होता था। 30 मेंबर्स की एक कमेटी होती थी जो इनका प्रबंध देखती थी। आगे इनके 6 भाग थे, 6 भागों में बांटा हुआ था। 6 डिपार्टमेंट्स मेन थे और हर डिपार्टमेंट में 5-5 व्यक्ति हुआ करते थे। और जैसे पहले आ गया कि पहला जो काम था कि पहली कमेटी वो थी कि कारखानों में काम करने वालों विभिन्न व्यक्तियों के वेतन निश्चित करती थी और कारखाने में बनने वाली वस्तुओं पर भी निगरानी रखती थी। दूसरी समिति भारत में निवास कर रहे तथा व्यापार के लिए विदेशियों की देखरेख किया करती थी। तीसरी समिति और तथा विदेशियों के जो जन्म तथा मृत्यु, डेथ एंड बर्थ का रिकॉर्ड। चौथी समिति व्यापार संबंधी नियम बनाती थी और उन्हें लागू करती थी, और जो इन नियमों का उल्लंघन करता था उसे सजा देती थी। पांचवी समिति जो थी, अगर किसी कारखाने में मिलावट ना हो, किसी प्रोडक्ट में मिलावट ना हो, इस बात का ख्याल रखा करती थी, और अगर कोई मिलावट करता था या डुप्लीकेसी करता था तो उसे सजा दी जाती थी। फिर छठी कमेटी सेल टैक्स उसको इकट्ठा किया करती थी। फिर ये सारी कमेटियाँ इकट्ठा होकर पब्लिक की भलाई के लिए काम करती थी, जैसे भवन बना दिए, बाजार में की डेवलपमेंट कर दी, मंदिर बना दिए, या और लोग को कल्याण के कार्य, जैसे सड़कें बना दी, सड़कों पर वृक्ष लगा दिए, बना दिए, या शेड्स बना दिए, धर्मशालाएं बना दी, कुएं खुदवा दिए, ऐसे काम किया करती थी। फिर स्थानीय जिलों या जनपदों को आगे कई भागों में डिवाइड किया गया था, और प्रत्येक जिले में कहते 5 से 10 गांव होते थे, और हर गांव में 2 अधिकारी होते थे, एक गोप, दूसरा स्थानक। गोप का कार्य भूमि तथा कृषि से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखना, और स्थानक का काम भूमि का लगान इकट्ठा करना। जो गांव का हेड होता था, जिसे आजकल हम सरपंच बोलते हैं, उसे उस वक्त ग्रामिक बोला करते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खास तौर पर गांवों के प्रशासन में बहुत ही कम दखलंदाजी या हस्तक्षेप करती थी। वित्तीय प्रबंध में यह कि मुख्य सोर्स ऑफ इनकम, मुख्य साधन वो था भूमि कर, कि जितनी फसल होती थी उसका 1/6 से लेकर 1/4 तक वो इकट्ठा किया जाता था। और लेकिन मौर्य शासक ये थे कि किसानों की फसल बढ़े, उसके लिए किसानों को अधिक से अधिक सहूलतें देते थे, ठीक है, ताकि उनकी फसलें भरपूर हों। फिर अन्य व्यवसायों पर भी कर होते थे, वनों पर, खानों पर, अमीर लोगों पर, जैसे इनकम टैक्स है आजकल, चुंगी, ऑक्टोराई, जुर्मानों तथा उपहारों से धन जो इकट्ठा होता था। और लेकिन ये बात ख्याल रखते थे कि किसी पर नाजायज टैक्स ना लगे, अनुचित कर ना लगाया जाए। और ये कहाँ इकट्ठा होता था? राजा के खर्चे, मंत्रियों की आमदन, ठीक है, उनके खर्चे, सैनिकों तथा राज्य कर्मचारी को तनख्वाह, उनके खर्चे, सिंचाई के ऊपर खर्चा, दान के ऊपर खर्चा, सड़कों के निर्माण के ऊपर खर्चा, पुलों के ऊपर निर्माण के ऊपर खर्चा, कुओं के निर्माण के ऊपर खर्चा, वगैरह वगैरह। फिर अस्पतालों पर खर्चा। फिर न्याय प्रबंध, कि जो मौर्य राजा थे वो न्यायप्रिय भी बहुत थे, और सबसे जो सर्वोच्च न्यायालय जो था वो था राजा, वो था राजा। राजा किसी की सज़ा माफ़ी कर सकता था, किसी को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था। लेकिन उस वक़्त दंड बहुत कठोर थे, और कठोर दंडों के कारण जो अपराधी थे वो डरते थे। तो इसलिए कहते इतनी शांति थी, इतनी सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों को ताले भी नहीं लगाते थे, और बिल्कुल ताले, बिना ताले के मकान छोड़ जाओ, चाहे 1 महीने बाद आओ, चाहे 2 महीने बाद आओ, सामान वहीं का वहीं होगा। फिर गुप्तचर, सीआईडी, जासूस। जासूस जो देश के अंदर भी काम करते थे, देश के बाहर भी काम करते थे। वो अंदर अधिकारियों की भी निगरानी करते थे, कोई अधिकारी गलत काम तो नहीं कर रहा, पैसे का गबन तो नहीं कर रहा, लोगों का शोषण तो नहीं कर रहा, इस तरह विदेशी कोई हमले का षड्यंत्र तो नहीं कर रहे।
तो इसके लिए जहाँ वो पुरुषों की सेवाएं लेते थे, वो स्त्रियों की भी सेवाएं लेते थे। तो कहते थे स्त्री जो थी वो दुश्मन कहते हैं ज़्यादा करीब से करीब चली जाती थी और खबरें हासिल करके एक तरीके से वो राजाओं को भेजती थी। उसके बाद सैनिक प्रबंध तो मुगल का मौर्य शासकों का बहुत बढ़िया था, इसलिए उन्होंने सारे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। तो कहते लगभग 6,90,000 या 7 लाख उनके सैनिक थे। इसमें पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे, हाथी भी थे, रथ भी थे, और सबको बड़ा अच्छा वेतन दिया जाता था। कहते पन एक चांदी का सिक्का होता था, तो प्रत्येक प्रशिक्षित सैनिक को 500 पन और सेनापति को 48,000 पन वेतन देते थे। पन लगभग 1.25 तोला होता था और सबका वेतन अच्छा था, इसलिए निर्वाह भी सबका अच्छा हो जाता था। और सैनिकों के अच्छे प्रबंध के लिए फिर 30 सदस्यीय कमेटी थी और उसके भी आगे 6 भाग थे और हर भाग में 5 सदस्य होते थे। ये समिति समुद्री जहाज, यातायात के साधनों, पैदल सैनिकों, घुड़सवार सैनिकों, हाथी तथा रथों का प्रबंध करती थी। सैनिकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता था, शांति के समय में भी और युद्ध के समय में भी। तो ज़्यादा जो शस्त्र उस वक्त प्रयोग होते थे वही तीर कमान, तलवारें, भाले, ठीक है, त्रिशूल, ढालें, यही थे। और जो कोई सैनिक युद्ध में वीरता दिखाता था उसे राज्य की ओर से पुरस्कार भी दिए जाते थे। जैसे आजकल ना जो जंग में बहादुरी दिखाते हैं उन्हें मेन 4 पुरस्कार होते हैं, ठीक है। पहला आ गया परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। फिर ऐसे अगर कोई सैनिक मिलिट्री वाला दिखाता है उसे सेना मेडल भी दे देते हैं, पुलिस वाला उसे पुलिस मेडल भी दे देते हैं। इसी प्रकार शांति के समय कोई ऑपरेशन चलाओ, जब युद्ध नहीं हो रहा, जैसे मुंबई में 2008 में जब अटैक हुआ था, तो जिन सैनिकों ने शहीदी पाई, जब बहादुरी दिखाई, तो उनको भी अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यही कार्य मौर्य काल में भी होता था ताकि सैनिक अधिक से अधिक बहादुरी दिखाएं। तो ये था उनका शासन प्रबंध। अब हम बात करेंगे अशोक के धर्म कि सम्राट अशोक जी ने अपना एक धर्म अपना चलाया। कुछ उन्होंने चीज़ें बुद्ध धर्म से ग्रहण की, कुछ हिंदू धर्म से भी ग्रहण की, कुछ जैन धर्म से भी ग्रहण की। तो सबसे पहला उनका जो धर्म का सिद्धांत था वो था बड़ों का आदर, कि अपने से बड़ों का आदर करो, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, ऋषियों का आदर करो, साधुओं का आदर करो, संबंधियों का आदर करो और छोटों से प्रेम करो। कैसे? माता पिता को पुत्र से, बड़े अधिकारी को छोटे अधिकारी से, मालिक को नौकर से प्रेम करना चाहिए। सत्य, कि अपना जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य के बिना जो धर्म है एक ढोंग बनकर रह जाता है। फिर अहिंसा, किसी को ना मारना, कहता किसी को कोई कष्ट ना दो, क्योंकि अशोक ने स्वयं शिकार खेलना बंद कर दिया, मीट खाना बंद कर दिया और संसार में 56 डेज तो ऐसे निश्चित किए गए कि कोई मीट खाएगा नहीं, कोई मीट बेचेगा नहीं। जैसे आजकल लोग करते हैं ना, कई बार कोई मंगलवार को, कोई वीरवार कहते हैं मीट नहीं खाना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और सम्राट अशोक ने तो पशुओं की देखभाल के लिए भी अस्पताल बना दिए थे। फिर उन्होंने कहा दान, कि दान देना चाहिए, निर्धनों को, साधु संतों को खुला दान करना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा का दान देना चाहिए ताकि वो भी अज्ञान के अंधकार से निकल आए और उसे भी धर्म के सिद्धांतों से परिचित करवाया जाए, क्योंकि शुद्ध जीवन जीना है तो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे हम कई बार कपटे लगाते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, लोगों के साथ धोखे भी करते हैं, लेकिन वही कई बार क्या होगा, हम शमशान घाट जाते हैं, जब किसी मुर्दे को जलता देखते हैं फिर सोचते हैं यार इसी काम के लिए हम लोगों से धोखा कर रहे हैं, इसी काम के लिए हम मरू कर रहे हैं। यही देखिए, अमीर हो गरीब हो, एक फट्टे पे बैठ के आना है, यहाँ आना है, शरीर ने जल जाना है, राख रह जानी है, घर वालों ने राख कहीं नदी प्रवाह कर देनी है, अस्थियाँ प्रवाह कर देनी है, मिट्टी में मिल जाना है। जिस मिट्टी में अगर हमारे पैर लग जाए, मिट्टी को साफ करते हैं, उसी मिट्टी में हर इंसान अंत में मिल जाता है। तो धर्म का हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। फिर पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए कि झूठ, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध ये सभी बुराइयों की जड़ है, इनसे दूर रहना चाहिए। और सच्चे रीति रिवाज,
कि जन्म, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्राओं से संबंधित रीतियाँ मिथ्या हैं। तो सबसे पहले जो है बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो, दान करो, दया करो, यही धर्म है। फिर धार्मिक सहनशीलता होनी चाहिए कि ये नहीं कि मैं बुद्ध हूँ तो मैं हिंदुओं को मार दूंगा, मैं जैनियों को मार दूंगा, या मैं जैनी हूँ मैं हिंदुओं बुद्धों को मार दूंगा, या मैं सनातनी हूँ तो मैं सबको मार दूंगा। ऐसा नहीं, सबके धर्मों के सिद्धांतों की इज्जत करो। और कर्म सिद्धांत कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, अच्छे करे काम करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ये था उनका धर्म। और उनके जो प्रचार के साधन थे, एक तो सम्राट अशोक खुद इसका प्रचार किया करते थे, इसके लिए यात्राएं किया करते थे। फिर धर्म यात्राएं उन्होंने भी की। फिर धर्म महामात्र नियुक्त किए जो देश के अलग अलग भागों में जाकर, संसार के अलग अलग भागों में जाकर सम्राट अशोक के धाम का प्रचार करते थे। फिर जो शिलालेख लगवाए, स्तंभ बनाए, उन पर ये धर्म के जो सिद्धांत हैं वो लिखवा दिए गए ताकि लोग उनको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट धर्म ऑफ सम्राट अशोक। तो इसका जहाँ पर लोगों का नैतिक जीवन बड़ा उन्नत हो गया, जो लोग धोखे करते वो भी बंद हो गए, सभी लोग एक दूसरे के धर्म का आदर करते थे। तो लेकिन क्योंकि अहिंसा अपना ली, शिकार खेलना बंद कर दिया, लड़ना बंद कर दिया, तो जब आगे जाकर लोगों को, सैनिकों को लड़ने की आदत ना रही, नतीजा क्या था, हमलावर आए, उन्होंने मौर्य वंश को ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।